फुलकुरी करके एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में रमेश भावना नाम के पति पत्नी थे। उनका बहुत अमीर खानदान थी। उनका लिल्ली नाम की लड़की थी। वो परिवार बहुत खुशियों से उनके दिन बिताते थे। ऐसे में एक दिन रमेश की बहन कस्तूरी उनके घर आती है। भैया कैसे हो? सब कैसा है? मैं अच्छा हूँ कस्तूरी, तुम कैसे हो? अकेली क्यों आई? जीजा जी कहाँ है? भैया वो हमेशा मुझे डांटते और पीटते रहते हैं। कोई भी काम करूं हर बात पे गुस्सा करते हैं। उनके धंधे में बहुत नुकसान आया है, इसीलिए थोड़े पैसे तुम्हारे मैके से लेकर आओ करके पीट कर मुझे यहाँ पर भेजा है भैया। ऐसा किया उसने? उसका तो देखता हूँ मैं। नहीं भैया नहीं, पैसे दिया तो बस है और मुझे कभी कुछ बोलेगा नहीं। एक बार पैसे दिया तो बार बार पूछने आ जाएगा वो। मैं पैसे नहीं देना चाहता हूँ, कहकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है रमेश। कस्तूरी अपने मन ही मन ऐसे सोचती है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसे ही कहने वाले हो। पैसे है इसलिए ऐसे कर रहे हो ना। अगर तुम ही नहीं रहे तो मियाँ बीवी दोनों का आज आखिरी दिन रहने वाला है। ऐसे सोचती रहती है कस्तूरी। उस दिन रात को खाना खा के लिल्ली आराम करती रहती है। रमेश कस्तूरी खाने के लिए बैठते हैं। भावना उनको परोसती रहती है। भाभी आप बैठ जाओ, आपके खाने के बाद मैं खाऊंगी। पहले तुम खा लो, तुम्हारे खाने के बाद मैं खाती हूँ। वो बात सुनकर कस्तूरी बिल्कुल नहीं मानती है और इस बात से भावना को भी खाने पे बैठना पड़ता है। कस्तूरी उनको परोसती रहती है। ऐसे में कस्तूरी ऐसे कहती है, भैया मैं तुम्हारे लिए आम का अचार लाई हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद है ना? एक मिनट रुको, मैं तो भूल ही गई उसके बारे में। ऐसे कहते हुए अंदर जाकर आम का अचार लाकर दोनों को परोसती है और वो दोनों खाना खाने के बाद रमेश जाके आराम करता है। कस्तूरी तुम बैठ जाओ, मैं खाना परोसती हूँ। तुम जाके सो जाओ भाभी, मैं थोड़े वक्त के बाद खा लूंगी। ऐसे कस्तूरी कहती है और भावना भी विश्राम करने चली जाती है और वो रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह कस्तूरी उनके कमरे में जाकर देखती है रमेश भावना दोनों मरे दिखते हैं। वो देखकर कस्तूरी ऐसे सोचती है, रात को आम के अचार में जहर मिलाया है, ये इनको पता ही नहीं है। आपके आत्मा को शांति मिले सोच रही हूँ। ऐसे मन ही मन सोचकर कस्तूरी बाहर आकर जोर से रोने लगती है। अयो भैया भाभी, आप दोनों को क्या हुआ? भैया भाभी, भगवान ऐसा क्यों हो गया? भैया भाभी उठो दोनों। ऐसे कस्तूरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी लिल्ली वहाँ पर आकर अपने मृत माता पिता को देखती है। माँ, पिताजी क्या हुआ आपको? एक बार उठिए ना पापा। ऐसे लिल्ली रोती रहती है। बेटा तुम्हारे माता पिता भगवान के पास चले गए हैं, दुखी मत हो, मैं हूँ ना। ऐसे लिल्ली को शांत करने का कस्तूरी प्रयास करती है और उसी दिन दहन की कृति खत्म कर देते हैं। उसी दिन रात को दुखी होकर लिल्ली सोचते हुए नींद में चली जाती है। उसके बाद कस्तूरी अपने घर जाती है और पहुंचने के बाद कस्तूरी के पति उससे ऐसे बोलता है, क्या है? कल ही पैसे लाओगी सोचा था, क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने पैसे दिए कि नहीं? उसका देने से क्या होगा, अब हम करोड़पति है। ऐसे सारा बात अपने पति को बोल देती है कस्तूरी और उससे वो बहुत खुश हो जाता है। देखने को भेजा तो जलाकर आई हो, पर उस बच्ची को क्यों छोड़ दिया है? उसे भी ऊपर भेज देते तो अच्छा होता। तभी तो पूरे किए पे पानी गिर जाता। मेरे भैया लिली के पैदा होते ही सारा जायदाद उसके नाम कर चुका है। उन कागज के हिसाब से उसे 18 साल आना चाहिए, तब उसके पति को मिलेगा सारा जायदाद। तब अपने बेटे से ही उससे शादी करवा लेंगे, झगड़ा भी नहीं होगा, अपना लड़का भी करोड़पति बन जाएगा। ये 8 साल हम खुशी से रह सकते हैं। उसके बाद उसका शादी अपने लड़का करोड़पति होना देखेंगे। बहुत होशियार तुम। ऐसे सोचते हुए तीनों मिलके उस घर में जाते हैं और सब लोग लिली के साथ रह के वहीं पे रहने लगते हैं। वैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। लिली को 18 साल आ जाते हैं। वो उनके लड़के राहुल से ऐसे कहते हैं, देखो राहुल, तुम्हारे मामा के लड़की लिली से तुम्हें शादी करना होगा। पर पापा, मैं तो मल्लिका नाम के लड़के से प्यार करता हूँ, मैं लिली से शादी नहीं करूँगा। ऐसे राहुल कहता है। उस बात से वो बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। जबरदस्ती उनके शादी का तैयारियां करते हैं। उसके बाद शादी भी हो जाता है। शादी के बाद राहुल लिली को ठीक से देखता नहीं था। लिली,
तुम मुझे पसंद नहीं हो, जबरदस्ती मेरा शादी कराया तुमसे। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, कृपया तुम उस पे दस्तखत कर दो। मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी करूंगा। राहुल के ऐसे कहने पर लिली रोते हुए राहुल से ऐसे कहती है, राहुल, बचपन से मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं बोल पाई। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मामा और मामी जब शादी के बारे में बताया, मैं बहुत खुश हो गई। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जी नहीं पाऊंगी, मुझे छोड़ना मत। ऐसे लिली उसके सामने गिड़गिड़ाती रहती है। तो फिर जिससे प्यार किया उसका मैं क्या करूं? छोड़ दूं क्या? राहुल ऐसे कहने पर बिना कुछ बोले लिली सिर्फ शांत खड़ी रहती है। मुझे पता है इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है। तुम तलाक पे दस्तखत कर दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। ऐसे कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। उनका झगड़ा दूर से देखने वाले कस्तूरी और उसके पति ऐसे सोचते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है? करोड़ों का जायदाद हाथ से छोड़ रहा है, जैसे न तैसे पूरा जायदाद उसके नाम पे आ जाएगा सोच रहा था मैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब देखने के लिए उस दिन हमने उन दोनों को मारा है क्या? आप बिल्कुल ही फिक्र मत करो, उसे जो हुआ पूरा बताएंगे। सारा जायदाद अपने नाम पे करवा कर उसे भी मार देंगे। उसके बाद उसे जो चाहिए उससे शादी कर लेगा। क्या कहोगे? अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। और ये सारा बात छुप छुप के लिली सुन लेती है। लिली अपने मन में ऐसे सोचती है, इतने सालों से मैं अपने मामा और मामी को बहुत अच्छे समझ रही थी, पर मेरे माता पिता को मारकर पैसों के लिए गलत काम करते, मुझे भी मारने तक सोच लिया। मैं क्या करूं? सोचते हुए लिली बहुत दुखी होती है और वो दूसरे दिन वो दोनों मिलकर राहुल को जो हुआ पूरे बात बता देते हैं। राहुल इसके लिए हाँ करता है और उस दिन से लेकर लिली से प्यार से पेश आना चालू करता है। वो नाटक कर रहा है ये बात लिली को पता है। पता होकर भी वो एक बार भी नहीं बोलती है। कुछ दिन बीतने के बाद उसके साथ खुशी से रहने के लिए लिली सोच लेती है। वैसे दिन बीत जाते हैं और एक दिन कस्तूरी और उसके पति दोनों लिली से ऐसे बोलते हैं, देखो लिली, अगर आप दोनों खुशी से रहेंगे तो हमने मन्नत मांगा तिरुपति जाने का। आप दोनों खुश हो ना? हम दोनों तिरुपति जाके आते हैं, अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर वो दोनों गाड़ी से निकलते हैं। गाड़ी में कस्तूरी का पति कस्तूरी से ऐसे कहता है, क्या कहा है तुमने? अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसे मारने के लिए जहर की जरूरत है ना, वो मेरे पहचान का आदमी देता है। पहले मेरे भैया को मारने के लिए भी उसी से जहर लिया था। ऐसे करने पर किसी को शक ही नहीं होगा, और मर कैसे गए ये तो पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा। पहले तो पुलिस लोगों का झंझट इतना नहीं था, अभी कोई मर गए तो इंक्वायरी पोस्टमार्टम नाम का बहुत प्रोसेस है। कोई भी एंगल से हमें पकड़े नहीं जाना चाहिए, यही सही है, इसीलिए वहाँ पे लेकर जा रही हूँ मैं। अरे वाह, कितनी होशियार हो तुम। तुम्हारे होशियार दिमाग को मेरा सलाम है। ऐसे वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं। सामने से आते हुए लॉरी को टक्कर मारकर वो दोनों वही के वही मर जाते हैं और वो दिन बीत जाती है। माता पिता गुजरने का बात जानकर वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। लिली भी दुखी होती है, पर उसके मन में लिली वैसे सोचती है, भगवान है, जो गलती करते उनका सजा बिल्कुल भी मिलेगा। हम जिसके साथ जो बुराई करेंगे वो हमारे पास जरूर वापस आएगा। जो भी करते हैं उसका किया भुगतना ही पड़ेगा। बहुत बुरी तरह से मेरे माता पिता को मार दिया, इसलिए भगवान इन दोनों को भी उठा लिया। ऐसे सोचती है लिली और कुछ दिन बीत भी जाते हैं। माता पिता ना होने का दुख राहुल में ज्यादा होता रहता है। लिली उसको हौसला देते हुए उसका बहुत प्यार से ख्याल रखती है और जाने अनजाने में वो लिली का बहुत करीब आ जाता है और अपने मन में ऐसे सोचता है, लिली बहुत अच्छी है, मैंने इसको धोखा दिया था। सच कहकर मल्लिका से शादी करना ही सही है, लिली को अच्छा पति मिलेगा। ऐसे सोचकर लिली को उसके माता पिता का किया बताता है। मुझे सब मालूम है, मामा मामी के बात मैंने सुन लिया है। वैसे ही आप जो प्यार दिखा रहे हो वो पूरा नाटक है, ये मैं जानती हूँ, पर मुझे मारने का सोच लिया, यही मैं मान नहीं पा रही हूँ। मैंने किसका बुरा किया है? मामा मामी को बहुत प्यार दिया, पति सब कुछ ही ठान लिया। ऐसे लोग मुझे बर्बाद करने का सोचा तो मन कैसा शांत रहेगा। उसी दर्द से मैं बहुत दुखी होती थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे जीने का मन है, वो भी तुम्हारे साथ। आपको अगर पसंद नहीं है तो इस घर के नौकरानी तो बन के रह जाऊंगी, पर अब मेरे जान तो मत ले लो, क्योंकि मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। ऐसे कहती है लिली और वो सुनने के बाद बहुत चौंक जाता है। लिली, कृपया उस बच्चे को बड़े होने से पहले ही मार दो, ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है।
उसको वो कौन सा जवाब देगी, उसके आगे क्या करेगी जानने के लिए दूसरे भाग देखने का इंतजार करना होगा।